नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम एजुकेशन सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर का, जिसका नाम है दोस्त आर्काइव्स एंड म्यूजियम। दोस्त 100% पास होने की ट्रिक्स मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एंड तक जुड़े रहें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, जो भी दोस्त बताऊंगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में स्लाइड्स होगी, और इस स्लाइड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एट द लास्ट दोस्त जब वीडियो एंड हो जाएगी हमारी, तो मैं आपको नोट्स बता दूंगा, वहाँ से आप इसको नोट्स को ले लेना। आप पूरा दोस्त जितने भी आपके और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यही दोस्त आपको पढ़कर जाना है। एग्जाम्स के अंदर आप 100% हो जाओगे पास, बिल्कुल भी ना हो निराश। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अभिलेखागार क्या है, इसके उपयोगकर्ता और संस्थान कौन कौन से हैं। यानी कि दोस्त व्हाट इज आर्काइव, व्हाट आर इट्स यूजर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्त आपको आर्काइव यानी कि अभिलेखागार के बारे में बताना है। पहले आपको मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, देन मैं कुछ की पॉइंट्स दूंगा ताकि आप वही याद करके एग्जाम में जाना। अभिलेखागार मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी कि आर्काइव्स मतलब होता है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो लेटर्स हों, चाहे वो कोई देखा हो दोस्त, आपने जब हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा उसमें सुना होगा आपने कि अभिलेखा यानी जो ऐसे रिकॉर्ड जो हिस्टोरिकल पुराने टाइम में दोस्त राजा महाराजा क्या करते थे, उनके पास जब इतना टेक्नोलॉजी तो होता नहीं था, तो वो दीवारों पे खुदवा दिया करते थे, है ना। उरेक के मतलब कि जो चाहते थे वो लिखवा दिया करते थे, कोइंस पे लिखवा दिया करते थे, जिनको दोस्त हम अभिलेख कहते थे, है ना। अभिलेख जिनको दोस्त हम कठोर चीज़ों पे खुदवा देते हैं, लिखवा देते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन पढ़ सके। तो उसी तरीके से आज के इस टाइम में, मॉडर्न टाइम के अंदर, जब हमारे पास दोस्त पेज भी है ना, बड़े बड़े दोस्त हम जो भी चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसलिए दोस्त आर्काइव्स के अंदर पत्र, लेटर्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, जो हम नोट्स बनाते हैं, फोटोग्राफिक्स आते हैं इसके अंदर, एंड तो जितने भी जो प्राइमरी सोर्सेस हैं, जो भी हम दोस्त पेजेस पे लिखते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, वो सब के सब अभिलेखागार के अंदर आता है। तो या उसको ही दोस्त हम अभिलेख कहते हैं, ये आप एक तरह से समझ सकते हो आप। तो अभिलेखागार के अंदर क्या क्या आता है आपको ये समझ में यहाँ पे आ गया है। दोस्त अभिलेखागार जो होता है वो कॉमर्शियल भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, यानी कि दो तरीके से यूज होता है ये अभिलेखागार, जहाँ पे सिंपल हम अपने रिकॉर्ड्स को, अपने रिकॉर्ड्स यानी दोस्त हमारे पास चाहे वो हिस्टोरिकल हो या जो हमारे खुद के लेटर्स पत्र वगैरह हो, वो हम रख सकते हैं। दोस्त वाणिज्य के अंदर, जिसमें मेनली आप कह सकते हो कि वो कॉमर्शियल पर्पज से यूज़ किया जाता है, कि एक इंसान चाहे वो आम इंसान हो वो इसके अंदर रख सकता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है दोस्त, वो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर देखोगे आप, तो जितने हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, मेनली उन्हीं को इसके अंदर बेसिकली रखा जाता है। टाइम टू टाइम दोस्त जो भी हमें सोर्सेस मिलते हैं, चाहे दोस्त हमारे पास बुक्स हो या वो लेटर हो, जो भी हो दोस्त, वट एवर हम उसमें रखते हैं। और दोस्त अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आर्काइव्स है, यानी जिसको हम बात कर रहे हैं। बट आर्काइव्स और एक तरीके से लाइब्रेरी का फॉर्मेट समझ सकते हो, कि जैसे लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स वगैरह होती है, उसी तरीके से आर्काइव्स यानी कि अभिलेखागार के अंदर दोस्त एक डिफरेंस देखिए पहले आप, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वाली इमेज को देखिए और आप दोस्तों इस वाली इमेज को देखिए। इसके अंदर बुक्स वगैरह आपको बिल्कुल फॉर्मेट में लगी मिल रही है, और इसके अंदर कुछ पुराने फाइल्स वगैरह हैं, पुराने दोस्तों कभी 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल के फाइल्स रखी हुई हैं। तो जिसके अंदर पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम आर्काइव्स कहते हैं। और जो लाइब्रेरी होता है, हमारे डे टू डे लाइफ के जो बुक्स वगैरह होते हैं वो रखा होता है दोस्तों। इस टॉपिक को बना के भी आंसर फॉर्मेट में लिख सकते हो, बाकी दोस्तों नोट्स के अंदर पूरा आपको मिल जाएगा ये। तो अभिलेखागार यानी कि जो आर्काइव्स आर फाउंड विद इन लाइब्रेरी बिल्डिंग्स, यानी कि जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स होती है दोस्त, उसी एक अलग कोने में एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा रूम भी होता है जिसको हम आर्काइव्स कहते हैं, जहाँ पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं। बेसिकली ये डेली पर्पज़ में यूज़ तो होते नहीं है। जैसे कि दोस्त मान लो कि पुलिस की रिपोर्ट है ना, कि एफआईआर की रिपोर्ट है, तो सरकार के पास एक डेटा होता है कि किसके पास क्या केसेस रहे हैं, वो सरकार उसको एक आर्काइव्स में रखती है, यानी कि एक अलग ही रूम में रखती है, उसको ही दोस्तों आर्काइव्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो जो अभिलेखागार में काम करने वाले जितने भी पर्सन होते हैं दोस्त, उनको पूरा लेखापाल कहा जाता है, यानी कि जितने आर्काइव्स में काम करते हैं उनको आर्काइविस्ट कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे दोस्त। तो पूरा लेखापाल जो इनका देखभाल करता है, कभी दोस्तों को रिकॉर्ड निकालना है तो पूरा लेखापाल ही निकालता है। आखिर दोस्त आर्काइव्स का यूज़ क्या होता है, देखो हिस्टोरिकल पर्पस से यूज होता है इनका। कोई बहुत मतलब कि किसी डायनेस्टी को लेकर भी, जैसे इतिहास में दोस्तों देखें, जैसे गुप्ता डायनेस्टी हो गया है ना, तो उनके भी काफ़ी अभिलेख मिले हमें। अशोक का डायनेस्टी, यानी कि दोस्त अशोक का पूरा जो अंपायर रहा, अशोक का अंपायर, उस टाइम भी देखा गया। एडवोकेट यानी कि जो हमारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट वगैरह, उसके अंदर रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, है ना। फिल्म निर्माता एंड जितने भी दोस्त जो रिसर्च करते हैं, उन सब का एक आर्काइव्स होता है जो अपने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे रखते हैं। तो जो भी दोस्तों रिसर्च भी वगैरह भी करते हैं वो, तो इसी के अंदर वो रखा जाता है। मेनली दोस्त इसके मेन पर्पज देखते हैं हम। तो पहला दोस्तों क्या होता है, अकाडमिक लेवल पे, यानी कि एकेडमिक्स लेवल पे, जैसे कॉलेज और जो हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं, उसके अंदर भी दोस्तों एक अभिलेखागार पुस्तकालय होता है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली दोस्त जितने भी हमारे रिकॉर्ड हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं कॉलेज स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, जितने भी टीचर्स हैं, उन सबके दोस्त यादगार संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो अभिलेखागार के पुस्तकालय के अंदर ही रखा जाता है।
क्लियर है दोस्तों यहाँ पे, ताकि जो हमारे जो क्या होता है, कुछ टीचर होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, तो उनकी यादें या उनके साथ जो पल बिताए गए हैं स्कूल्स के अंदर, वो कॉलेज के अंदर, उनको ही रखा जाता है अभिलेखागार पुस्तकालय में। ये हो गया अकाडमिक लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, ठीक है दोस्त। तो मेनली इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट आता है ये कॉमर्शियल लेवल, यानी कि आप कह सकते हो कि व्यापार लाभ के लिए। अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि अभिलेखागार है ये प्राइवेट के लिए भी यूज़ के लिए होता है। ये मेनली दोस्तों इसके अंदर अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। अमेरिका में दोस्त ऐसे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आर्काइव्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मान लो कोका कोला की ये कंपनी है, जो अपने कोका कोला की पूरी इस तरीके से उसको मैनेजमेंट के साथ रखती है वहाँ पे, जो कि प्राइवेट पर्पज़ है। मान लो कि दोस्त एक आर्काइव है, एक पूरी बिल्डिंग यहाँ पे पूरी रूम बना हुआ है, इसके अंदर दोस्त कोई भी, मान लो कि आपकी एक कंपनी है, पिज़्ज़ा डिलीवरी की कंपनी है, तो पिज़्ज़ा आप कहाँ रखोगे? मान लो दोस्त आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका दुकान है, तो आप सामानों कहाँ रखोगे? तो दोस्त लोग क्या करते हैं, अलग से रूम लेने की कोशिश करते हैं, रेंट पे मिल जाए वैसे। तो वैसे दोस्तों एक आर्काइव्स होता है जहाँ पे लोग अपने सामान को रख सकते हैं, जो ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है, यानी कि ये प्राइवेट पर्पज़ के लिए होता है, बेनिफिट के लिए होता है। जितने कॉर्पोरेट वगैरह होते हैं, यानी कि अलग अलग जो कंपनीज वगैरह होते हैं, ये कॉर्पोरेट आर्काइव्स कहलाते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्त। जिसमें ब्रांड से रिलेटेड जो भी अपने सामान है वो इसके अंदर वो रख सकते हैं। तो दोस्त अभिलेखागार के अंदर सिंपल इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आर्काइव्स। ये दोस्तों सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट का ही होता है। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इसके अंदर रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कहलाता है। जैसे मेनली दोस्तों अमेरिका के अंदर काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। इंडिया में दोस्तों इतना तो हम लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, बट ये आर्काइव्स अमेरिकन एक रिकॉर्डर है, ये अमेरिकन दोस्तों कंसेप्ट है। और इससे कंसेप्ट दोस्तों हमें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही मिलता है। ब्रिटेन में भी होता है ये, जहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड्स रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंग्लैंड और वेल्स के अंदर दोस्त जितने भी गवर्नमेंट के हिस्टोरिकल दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको रखने के लिए इसको यूज किया जाता है दोस्त, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया दोस्त। मेनली दोस्तों इन तीनों को मिला के पूरा हमारा ब्रिटेन बना हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे रखा जाता है। फ्रांस के अंदर भी दोस्तों ये पाया जाता है, फ्रांस के अंदर भी रखा जाता है ऐसे अभिलेखागार। भारत में भी दोस्त है ये राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो कि दिल्ली के अंदर है, जिसको दोस्तों हम NAI के नाम से भी जानते हैं, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। जब हम दोस्तों दिल्ली में जाओगे, आप इंडिया गेट के आसपास पड़ता है ये, तो वहाँ पे जाके दोस्तों देख सकते हो, जहाँ पे पुराने जितने भी अभिलेखागार है हमारे, जितने पुराने हमारे जो आर्काइव्स वगैरह हमारे पास है, वो सब इसके अंदर दोस्तों। ताइवान के अंदर भी है ये। तो अलग अलग सरकारी कंट्रोल के ये होते हैं। मेनली दोस्तों गैर लाभकारी अभिलेखागार भी होते हैं, नॉन प्रॉफिट भी होते हैं ये प्रॉफिट देख लिया हमने, गवर्नमेंट का हमने देख लिया, एंड कॉमर्शियल भी दोस्तों हमने देख लिया। अब होता है नॉन प्रॉफिट बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मेनली काफ़ी सारे NGOs वगैरह होते हैं, वो ऐसे पब्लिक हेल्प के लिए वो मतलब कि एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे लोग अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वेब संग्रह, वेब आर्काइव्स किसे कहते हैं दोस्तों? आपने देखा होगा जो भी वेबसाइट जो हमारी होती है, जो www डॉट से स्टार्ट होती है। मान लो दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.joshbadhao.com। ये दोस्तों हमारा एक वेब है, और इसके ऊपर जितने भी हमारे नोट्स होते हैं, जितने भी आप सभी के ग्रेजुएशन के नोट्स होते हैं दोस्तों, वो फ्री तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं आपको। आप यूट्यूब पे आप पे दोस्त डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, और प्लस आप यूट्यूब गूगल पे सर्च कर सकते हो www.joshbadhao.com। ये आपके जोश को बढ़ाने के लिए दोस्त हमने बनाया था। जैसे कि कोई बच्चा निराश रहता है, उसको कोई दोस्त पढ़ाई में दिक्कत हो रही होती है, तो हम वो वहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए। जो नोट्स आपको मिल जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के सारे नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो उसमें इसलिए एक तो वेब संग्रह होता है, जहाँ पे हम ऑनलाइन तरीके से सॉफ्टवेयर या कोडिंग के द्वारा, या हम किसी भी वेबसाइट के द्वारा अपने रिकॉर्ड्स को, अपने दोस्त नोट्स को, या अपने किसी भी ऐसे दस्तावेज को जब हम अपलोड करके सेव रखते हैं, तो मेनली दोस्तों ये होता है वेब संग्रह। तो इसके जितने भी टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे, वो सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है डिजिटल संग्रह क्या होता है, इसके लाभ बताने आप सभी को, ठीक है। यानी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल आर्काइव्स, ठीक है। तो आर्काइविंग का जो मेन जो डिजिटल होता है वो क्या होता है? अभी दोस्तों हमने देख लिया ऑनलाइन और ऑफलाइन का मामला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन जस्ट कोविड के वास्ते तो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो डिजिटल रूप से जो भी हम वस्तुओं को रखते हैं, जो भी दोस्तों हम बुक्स वगैरह हो गया, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट, जितने फाइल्स डेटा हो गया हमारा, जो हम ऑनलाइन तरीके से रखते हैं उसी को दोस्तों हम कहते हैं डिजिटल आर्काइविंग। मेनली दोस्तों ये विश्व स्तर पर जनता में काफ़ी ज़्यादा फेमस तरीका है ये, जिसको हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देते हैं। यानी कि मान लो दोस्तों कोई बुक है, अब उस बुक को एज अ PDF के फॉर्मेट में, है ना, एज अ दोस्तों PDF के फॉर्मेट में हम ऑनलाइन तरीके से सेव रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इस क्लास के बाद आपको मैं स्लाइड्स दूंगा, ये PDF फॉर्मेट में ही दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो इससे आपको एक बेनिफिट दोस्तों ये होगा कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। इससे कोई पेपर वेस्ट तो है नहीं यार कि आप पढ़ के उसको फेंक दोगे। PDF है, PDF आपके फ़ोन में ही रहेगा। ये कागज़ रहित है, पेपरलेस है, पेपर तो इसमें है नहीं भाई ऐसा कोई, है ना। हाथ में तो पकड़ कर करूँ दोस्त, ये मूर्त रूप तो है नहीं इसका,
इनविजिबल मतलब यहाँ पे ये है कि दोस्त इसको आप फ़ोन में ही पढ़ सकते हो, या प्रिंट करवाओगे तो पेपर वाला बन जाएगा। आप दोस्त पेपर ले सकते जब तक आपके फ़ोन में है वो, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो जो डिजिटली जो होता है दोस्तों, उसका काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं, एंड इसको हम खोजना दोस्तों आसान है। कभी कभार बुक्स हमारी इधर उधर हो जाती है तो मिलती नहीं है, बट फ़ोन में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि फाइल्स इधर उधर हो जाते मिलती नहीं है, बट फ़ोन में दोस्तों एक सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च करते ही मिल जाएगी वो हमें फाइल। तो इसलिए ये पर्यावरण के दोस्तों अनुकूल होता है। मेनली हमें ये सारे पॉइंट्स याद करना है, तो डेटा हमारा इसमें सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। डेटा दोस्तों तेज़ तक हम इसको पहुँचा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और ईजी टू दोस्तों मैनेज, हम इसको मैनेज भी ईजिली कर सकते हैं दोस्त। जितना इसमें जो कॉस्ट होती है हमारी वो बहुत कम आती है दोस्त। मान लो हमने कोई फाइल अपने गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, तो अब उसी चीज़ को दोस्तों बड़ी मान लो आपके पास बुक्स रखी है, बड़े मतलब बहुत सारे आपके पास रिकॉर्ड्स रखे हैं, उसके लिए आप अलग से लाइब्रेरी बना रहे हो, या एक आप अलग से दोस्त ऐसा मतलब एक अलमारी टाइप में बना रहे हो जहाँ पे अपने सारे बुक्स को रखोगे, या रैक बना रहे हो, तो इसमें आपका कॉस्टली ज़्यादा आ जाएगा। बट दोस्त अगर आप किसी ड्राइव में सेव कर रहे हो तो फिर ये कॉस्ट आपका ये हो जाता है, इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं आता। एंड जो नेक्स्ट है, ये पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मान लो दोस्त कि आपकी कोई फाइल डिलीट हो जाती है, तो उसको रिसाइकिल बिन के अंदर, या हम अपने फ़ोन के अंदर भी दोस्तों 30 डेज़ के अंदर इसको भी हम रिकवर कर सकते हैं, तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमारे पास क्या है, पुस्तकालय और डिजिटल पुस्तकालय में अंतर बताना आप सभी को, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है आपको बिटवीन लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर। एक लाइब्रेरी दोस्त जहाँ पे हम ऑफलाइन तरीके जाके बुक्स को पढ़ते हैं, बुक्स को रख सकते हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे दोस्त आप देखोगे तो स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं हो गया, है ना, गवर्नमेंट के ऐसे काफ़ी सारे साइट्स हैं जहाँ पे डिजिटली आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो एक ऐसा पुस्तकालय जहाँ पे हम ऑनलाइन तरीके से स्टडी करें, ठीक है दोस्त। तो इसके बारे में शिक्षा आयोग के अनुसार, यानी कि जो एजुकेशन कमीशन है भारत के 1964-66 ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी कि यहाँ पे क्या होता है कि मेनली कलेक्शंस ऑफ गुड्स एंड बुक्स होता है, यानी कि ऐसे अच्छे वस्तुओं का यहाँ पे कलेक्शन होता है। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स को कहते हैं हम लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी जो होता है दोस्त, ये डिजिटली भी हो सकता है, ये ऑफलाइन तरीके से भी हो सकता है। अगर हम इसको डिजिटली माध्यम से देखेंगे तो इसके अंदर हम कोई भी इमेज, कोई ऑडियो वीडियो, डिजिटल दस्तावेज हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को दोस्तों हम इंटरनेट के माध्यम से हम एक अच्छे पुस्तकालय, एक अच्छे लाइब्रेरी में हम इसको सेव भी रख सकते हैं, वहाँ से हम पढ़ भी सकते हैं। और ऐसे दोस्त ऑनलाइन काफ़ी सारे डिजिटली लाइब्रेरी हैं, आप गूगल पे सर्च करें तो स्वयं नाम से दोस्तों एक वेबसाइट है दोस्तों, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। काफ़ी सारे बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है एकेडमिक लेवल्स की। और दोस्तों आप देखते हो यहाँ पे कॉलेज लेवल की बुक भी, तो इसके लिए भी काफ़ी सारे DU ने अपनी वेबसाइट वगैरह बना रखी है जिसके ऊपर डिजिटली सारी बुक्स वगैरह प्रोवाइड हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आकार होता है दोस्त वो अलग होता है ऑफलाइन के जितने भी लाइब्रेरी होते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है दोस्त, एक लिमिटेड प्लेस होता है, वहीं तक हम चीज़ को रख सकते हैं। बट इसमें क्या है, ऑनलाइन तरीके के, इसमें तो जितना आपके पास स्टोरेज है आप उतनी ज़्यादा उसके अंदर रख सकते हो। इसमें कोई आपको मैनेज नहीं करना है कि मेरे को इतना रैक बनाना है, इतना रैक होना चाहिए। इस तरीके से इसका मतलब जो इंपॉर्टेंस है दोस्त ये ज़्यादा है। इसका महत्व क्यों है, इसमें दोस्त जितने भी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं वो इजीली हम कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग हैबिट बना सकते हैं दोस्त। आजकल तो यार लाइब्रेरी के अंदर बुक डाउनलोड करने, जैसे आप देखोगे अमेजोन किंडल नाम का दोस्त जो है, अमेजोन किंडल पे बहुत सारी बुक्स मिलती है हमें, तो एक डिजिटल लाइब्रेरी तो है वो, वहाँ से बुक्स ले सकते हैं हम। लेकिन आज दोस्तों क्या आ गया है, आज अलग अलग तरीके के, मतलब कह सकते हो आप कि ऑडियो बुक लाइब्रेरी भी आ गया है कि चीज़ों को हम ऑडियो फॉर्म में अपने कान में लगा के लीड सुन सकते हैं। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि दोस्त अगर हम बस पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम किसी ट्रैवलिंग में भी हैं, तो हम ऑडियो फॉर्म में उसको सुन सकते हैं, और जब हम इजीली घर पे हैं तो हम उसको एक दोस्त कह सकते हो कि विजुअली हम उसको पढ़ भी सकते हैं, रीडिंग कर सकते हो। तो रीडिंग हैबिट इससे बन जाती है हमारी, क्रिएटिव वर्क हो जाता है दोस्त, एंड इससे भावनात्मक कार्य, यानी कि कह सकते हो कि जो हम इमोशनली इसको हम अटैच कर सकते हैं। और कई बार तो दोस्त हम इससे काफ़ी एंटरटेन करते हैं अपने आप को अच्छे से, कॉमिक्स वगैरह पढ़ के, तो ये ऑनलाइन तरीके से ईजिली अवेलेबल हो जाता है दोस्त। इसलिए इसके 5 जो इंपॉर्टेंस है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है दोस्त आपको आर्काइव्स, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम के बीच में, यानी कि अभिलेखागार हमने स्टार्टिंग में देखा था, अब पुस्तकालय और संग्रहालय, ये 3 चीज़ दोस्त आपको बताना है। मेनली जो हमारे पास जितने कल्चरल रूप से या जितने भी हमारे पास बेसिक जो आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल, या हमारे पास बुक्स है, या एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हो गए जो जैसे मूर्ति वगैरह हो गए, ये सब जो चीज़ होते हैं दोस्तों हम कहाँ पे इनको रख पाएंगे। तो मेनली दोस्तों मैं आपको पहले डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। आर्काइव्स के अंदर जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी पुराने दोस्तों, मान लो गुप्ता काल्स के भी हैं, मौर्य एम्पायर के भी हैं, तो ऐसे पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको दोस्तों हम अभिलेखागार में रखते हैं, है ना, यानी कि आर्काइव्स में रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ का बुक हो गया दोस्त, जो एकेडमिक्स लेवल का हो गया, कॉलेज लेवल पे हो गया, ऐसे बुक्स जो हम डे टू डे लाइफ में पढ़ना पसंद करते हैं उसको दोस्तों हम लाइब्रेरी में रखते हैं। नेक्स्ट होता है म्यूजियम, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल
तो स्कल्पचर यानी कि जो मूर्तियाँ वगैरह हो गया, मूर्तियाँ रखते हैं हम इसके अंदर। हिस्टोरिकल रूप से जो हमें भवन के अंदर दोस्तों जो आज से पहले इतिहास के अंदर जो लोग यूज़ किया करते थे अपने डेली लाइफ के अंदर चीज़ों को, तो उन वस्तुओं को भी हम दोस्तों म्यूजियम में ही रखते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर दोस्त नेशनल म्यूजियम है, जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ पे दोस्तों जो वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है ना, और वहाँ पे सामान ढोने के लिए जो लोग यूज करते थे, वहाँ पे मर्द भांड मिले हैं जो उनके द्वारा यूज किया जाता था। तो सब के सब नेशनल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है ये। तो नेशनल म्यूजियम होता है जो हमारे देश के धरोहर को, जो दोस्त हमारे देश के विरासत को, जो हमारे देश के हेरिटेज को, कल्चर्स को संजो रखने में या उसको सेफ रखने में दोस्त हमारी हेल्प करता है। तो ये दोस्त मेनली 3 डिफरेंस इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग कलेक्शन टाइप के होते हैं। ये कलेक्शन इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन तरीके से होता है, और इसके अंदर तो जितने भी जो हम करते हैं उसकी डिटेल्स भी दोस्त इसमें दी गई होती है। हम तो किसी म्यूजियम में जाएंगे तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो मेनली दोस्त हम किसी भी आर्काइव्स तक पहुंच बना सकते हैं, बट दोस्त कभी कभी जाने म्यूजियम वगैरह में जाने में हमारी टिकट लगती है, तो ये कॉमर्शियल प्राइस के रूप में भी इसको यानी कि डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेब संग्रह क्या है, इसके अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज वेब आर्काइव, थ्रो लाइट ऑन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। आपको दोस्तों वेब संग्रह बताना है। वेब संग्रह मतलब यहाँ पे दोस्त आपने सुना होगा, जब भी कोई वेबसाइट होती है तो वो स्टार्टिंग में www से स्टार्ट होती है, क्लियर है। लेकिन इससे पहले तो www से पहले भी HTTPS लगा होता है। HTTPS का मतलब होता है, जो S लगा है दोस्त, इसका मतलब होता है आपकी वेबसाइट सेव है। देखना दोस्तों, कोई भी वेबसाइट होगी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए दोस्त एक बार, और आपको यहाँ पे आइए दोस्त एक बार, ये देखिए दोस्त, ये जो वेबसाइट है, आप इधर आइए, ये देखिए दोस्तों HTTPS सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये लगा हुआ है दोस्त, इसी को हम वेब कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पे www से हमारी कोई वेबसाइट स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है, ये लॉक बताता है हमें कि आपकी जो वेबसाइट है ये सेफ है। और यहाँ पे जो S है दोस्त, यही दिखाता है। जिस वेबसाइट पे S नहीं होगा यहाँ पे लगा हुआ, समझ लो दोस्त यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ नहीं है, वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो सिक्योर वेबसाइट के अंदर ये S लगा होता है। इसमें दोस्तों हम इसको SSL सर्टिफिकेट के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है यहाँ पे दोस्त। चलिए अब हम देखते हैं कि वेब संग्रह जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब के रूप से जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी दोस्तों पहुंच पूरे वर्ल्ड तक होती है ना। यानी कि एक सर्च में आप दुनिया की किसी वेबसाइट को खोल सकते हो आप, चाहे अपने घर बैठे आप कोई सी भी चीज़ को दोस्त। तो मेनली जो ये होता है वेब संग्रह दोस्त, ये वेब मशीन के द्वारा किया जाता है इसको रेगुलेट, और तभी दोस्त ये पूरे अच्छे तरीके से रेगुलेट हो पाता है। क्लियर दोस्त यहाँ पे ये। बट इसका तो डेवलपमेंट कैसे हो पाया, देखो 1990 के दशक से इसका मतलब कि पर्सनल इसका यूज होने स्टार्ट हुआ था। एंड इंटरनेट आर्काइव के रूप में दोस्तों ब्रूस्टर काहले उस इनके द्वारा सबसे पहले इसको बनाया गया था 1996 के अंदर। और इंटरनेट आर्काइव में दोस्तों 2001 के अंदर वेब सामग्री यानी कि जो हम कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर आर्काइव के अंदर, ये दोस्तों 2001 में ये स्टार्ट हुआ था। ये दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मैंने आपको बताया था ना दोस्त कि नेशनल म्यूजियम है, इंडिया गेट के बगल में ही है, वहाँ पे जाना कभी आप। तो नेशनल जो यानी कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली स्थित हड़प्पा कुषाण और गुप्त जो दोस्त वहाँ पे जो हमें मिला है उनका एक संक्षेप में हमारे वर्णन करना आप सभी को। वहाँ पे क्या क्या है देखो दोस्त, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित गैलेरिया हड़प्पा गैलरी संग्रहालय में हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग कलाकृतियाँ हमें मिलती है। तो लगभग 3500 से अधिक वहाँ पे वस्तुएं आइटम्स रखी गई है। सबसे प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल है वहाँ पे दोस्त, जो कांसे से बनी यानी जो कांसा से बनी हुई है। आप दोस्तों जाना कभी भी आपको दिख जाएगा। दाढ़ी वाले यहाँ पे पुरुष भी हैं, यहाँ पे देखिए दाढ़ी वाले पुरुष भी वहाँ पे मिल जाएंगे। मौर्य शुंग और सातवाहन कला के दोस्त ये यहाँ पे काफ़ी सारे वो स्कल्पचर्स मिले हैं। 4th सेंचुरी के जो BC से हमारी जो वहाँ पे जो चली आ रही है स्कल्पचर, यहाँ पे जो कल्चर वो भी यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। कुषाण वंश के दोस्तों ये देख लिया आप, है ना, जिन्होंने फर्स्ट यानी सोने के सिक्के आप भारत के अंदर चलाए। यहाँ पे स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के जितने भी दोस्त हमारे आर्ट है वो भी यहाँ पे मिलते हैं। गांधार स्कूल के तो जितने भी हमारे पास आर्ट है वो भी मिलते हैं। स्टैंडिंग बुद्धा के दोस्त यहाँ पे एक पिक्चर भी यहाँ पे यानी कि एक मूर्ति स्कल्पचर भी यहाँ पे रखी गई है। गुप्ता गैलरी के अंदर दोस्त आप देखोगे तो 6ठी से लेकर 4थी शताब्दी के बीच के जितने भी स्कल्पचर्स है वो मिलते हैं यहाँ पे। आइकनोग्राफी के प्रमुख विकास के अंदर दोस्त इनका सबसे बड़ा यहाँ पे योगदान ये रहा कि उस टाइम के जितने भी हमारे पास स्कल्पचर्स हैं वो आज भी हमारे म्यूजियम के अंदर वो सेफ है। तो दोस्त इस तरीके से म्यूजियम हमारे धरोहर को, हमारी हेरिटेज को, हमारे कल्चर्स को सेव करने में हमारी हेल्प करती है। भारतीय मंदिर किस प्रकार भारतीय जीवन शैली की जातिगत प्रवृत्ति को किस प्रकार दोस्तों रूपांतरित करते हैं, यानी कि हाउ डू इंडियन टेम्पल्स ट्रांसफॉर्म द कास्ट ट्रेंड ऑफ इंडियन
वे ऑफ लाइफ, यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो मंदिर के अंदर भी या मंदिर जो बनते थे वो एक पर्टिकुलर किसी नाम से बनते थे, जैसे कि नागर, द्रविड़, वैश्य, दोस्त ये सभी मंदिर भारत के साउथ के अंदर है। तो साउथ के जैसे कि दक्षिणी हिस्से खासकर कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में दोस्तों सीमित पार्ट के अंदर नागरा, द्रविड़ और वसेरा दोस्त है ना, वेसरा, ये बने हुए हैं। तो मुख्य भाग को दोस्तों विमान कहा जाता है। अगर देखोगे आप तो मैंने दोस्तों साउथ की एक कल्चर कह सकता हूँ, ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारे दक्षिण भारत के लोगों के लिए, तमिलकम के लिए दोस्त है ना, दक्षिण भारत के लिए मेनली, जिन्होंने हमारी संस्कृति को दोस्त आप इंडियन की जो कल्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्त। सनातन धर्म के रूप में भारत के दोस्तों महानता को आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना है कि जो इसका मुख्य पार्ट होता है दोस्त उसको प्लेन यानी कि विमान कहा जाता है। एंड जो इसमें जो प्रमुख देवी देवता है दोस्त जो हैं जिनकी पूजा की जाती है वो इसके अंदर उनकी मूर्तियाँ रखी गई है। इनको दोस्तों हम दक्षिणी शैली कहते हैं, यानी कि जो जिस शैली में ये बने हुए हैं ये, इनको दोस्तों साउथ के अंदर ऐसे शैली के रूप में ही जितने मंदिर मिलेंगे वो इसी शैली में बनाए गए, यानी कि इसी फॉर्मेट में बनाए गए, इसी स्टाइल में बनाए गए। तो दक्कन और तमिलनाडु की शैली भी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। चालुक्य जो चेल चोल पांडे देखोगे आप, राजपूत राजाओं के संरक्षण में एलोरा को बनाया गया था। तो दोस्तों बेसिकली वो इसी टाइप में बनाया गया था, इसी स्टाइल में ही बनाया गया था, जो कि दोस्तों भारतीय कल्चर को यहाँ पे दिखाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है और जो पॉइंट्स दे रहा हूँ बस इनको समझ लेना है। क्लियर है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है हमारा, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस इसको आप सीट भर देना है, बना क्लिक करा देना है। एंड दोस्त प्लीज़ इस टॉपिक के लिए जो डीपली नोट्स है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, बीए प्रोग्राम नोट्स, उस पर क्लिक कीजिए आप 4th सेमेस्टर पे। और दोस्त यहाँ पे आपको अपने सारे सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे। प्लीज़ दोस्त आप नोट्स को ले लीजिए, आपका पूरा पेपर इसी में से आने वाला है। जो भी दोस्त जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, पूरा दोस्त क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। करना क्या है, मान लो सको आपको आर्काइव्स एंड म्यूजियम का नोट्स लेना तो आपको हिंदी, मान लो इंग्लिश मीडियम में लेना है, हिंदी मीडियम में लेना है, जिसमें भी लेना आपको इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद सिंपल बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, दोस्तों अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करके जिससे जो आपका पेमेंट मेथड है उसे दोस्तों पेमेंट करके आप इसको जैसे पे करोगे आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर दोस्त, चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसी वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्त सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका, जय हिंद, जय भारत।